अक्षित को मंदिर में शादी के मंडप में दूल्हे के रूप में खड़े हुए देखकर आरना का दिल टूट गया था। वो ये देखकर बेहद नाराज हो गई थी और उसकी नाराजगी जायज भी थी। रुक्षित, अक्षिता और रूही के मनाने पर भी आरना जब नहीं मानी, तब फिर अक्षित ने उसे आवाज दी, मां। अक्षित की आवाज सुनकर रुक्षित और आरना ने सामने देखा, जहां अक्षित खड़ा था। उसे देखकर आरना ने अपना मुंह फेर लिया। उसे किसी से बात नहीं करनी थी और वो तो उन दोनों से गुस्सा थी। अक्षित उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसके हाथ को पकड़कर धीमी आवाज में बोला, प्लीज मां, आप नाराज मत होइए। मुझे आपको नाराज करके ये शादी नहीं करनी, लेकिन मेरी मजबूरी है। अलीशा के मॉम डैड शादी के लिए राजी नहीं है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर हमने आज शादी नहीं की तो वो लोग उसे लेकर चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर आरना गुस्से से बोली, ऐसे कैसे लेकर जाएंगे? हम कोई आम लोग नहीं है जो उसे जाने देंगे। तुम्हारे पापा इतने बड़े माफिया हैं, उनका रौब और रुआब कब काम आएगा? सिर्फ खून खराबा करने से क्या होता है? थोड़ा माफिया जी अपनी दादागिरी किसी और काम में भी लगा सकते हैं। इतना क्या डरना उसके माँ बाप से? अक्षित ने अपने मन में ही रुक्षित को थैंक यू कहा। सच में उसकी माँ बिल्कुल नासमझ बच्ची की तरह है, जो पढ़ाई के मामले में तो बड़ी होशियार हो गई, लेकिन बाकी चीजों में बच्ची ही रह गई। रुक्षित ने आरना के सर पर चपत मारी और हल्के से गुस्से में बोला, जब दिमाग है नहीं तो बोलती क्यों हो? अगर उसे पता चला अक्ष आरआर का बेटा है और रुक्षित का भी, तो फिर हो गया सब। आरना ने अपने सर पर हाथ फेर दिया और गुस्से से रुक्षित को देखते हुए बोली, इतनी सी बात बताने के लिए मारने की क्या जरूरत थी? रुक्षित ने उसके सर पर एक और चपत मारी और बोला, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। आरना ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और अपनी नजरें फेर दी। उसने अक्षित को देखा, जो उम्मीद से उसे ही देख रहा था। उसने उसके सामने हार मान ली और बोली, अगर तुम उसके साथ खुश हो तो ठीक है, करो शादी। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अक्षित ने उसे गले से लगाया और बोला, थैंक यू मॉम, आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। आरना ने मुंह बनाया और आगे निकल गई। अब माँ का दिल है, जो बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशी भी भूल ही जाती है। पर रुक्षित समझ चुका था कि वो अब भी नाराज है। उसकी हर एक छोटी बड़ी बात से वो अनजान नहीं था। उसकी रग रग से वो वाकिफ था। आरना आकर चेयर पर बैठ गई। उसकी कमर में दर्द था। रुक्षित भी उसके पास आकर बैठ गया। शादी शुरू हो गई थी। पंडित जी हर एक रस्म को उन्हें समझाते हुए पूरा कर रहे थे। ये सब देखते हुए आरना की आंखों के सामने अपनी शादी आ गई। कैसे उसने रुक्षित को बिना देखे ही शादी कर ली थी और पहले दिन ही उनके साथ क्या क्या कांड हुए थे, जिसे याद करके आरना खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रही थी। रुक्षित ने उसे देखा। उसे भी तो वो दिन याद था। उसे कैसे वो भूल सकता था, जब ये मासूम सी बच्ची उसकी जिंदगी में तबाही मचाने आ गई थी। इस माफिया के उस पत्थर बने हुए दिल को सुकून से धड़काने के लिए वही तो थी उसकी जान, उसकी महबूबा, जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया था। उसने उसे जीना सिखाया था, एक खूबसूरत सा परिवार दिया था। उसके बंजर पड़े उस पैलेस को अपनी खिलखिलाती हंसी से रोशन किया था। रुक्षित भी अपने आज तक के खूबसूरत से दिनों को याद कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आरना और वो दोनों अपनी यादों में गुम थे और इसी बीच शादी की रस्में हो रही थी। फेरे हुए और अक्षित ने अलीशा की मांग भर दी। उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। सारी रस्में होने के बाद पंडित जी ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। शादी संपन्न हुई। उनकी बात सुनकर सब खुश हुए, लेकिन अलीशा बुद्ध बन गई थी। उसे लगा वो सिर्फ कोर्ट मैरिज से निपट जाएंगे, लेकिन अक्षित ने उसे एक अटूट रिश्ते में बांध दिया था, जिसे उसे निभाना ही पड़ेगा। उसने खुद से सारे हक उसे दे दिए थे। आरना अपनी जगह से उठ गई और अलीशा के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने उसका चेहरा देखते हुए कहा, अरे तुम तो वही हो ना उस दिन हॉस्पिटल में? अलीशा ने अपना सर हिलाया और बोली, जी आंटी,
आरना ने खुश होकर कहा, अरे आंटी को मारो गोली, मैं तुम्हें आंटी दिखती हूं क्या? मॉम कहो मुझे। आरना की बात सुनकर अलीशा मुस्कुरा दी। सभी वहां से पैलेस चले गए। आरना ने अलीशा का अच्छे से वेलकम किया और उसे अक्षत के कमरे में भेजने के बाद खुद कमरे में चली गई। उसने जाकर अपने कपड़े चेंज किए और नॉर्मल कपड़े पहनकर बाहर आई। उसने अपना बैग लिया और बाहर जाने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और रुक्षित कमरे के अंदर आ गया। आरना उसे देख एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करके बाहर जाने लगी। उसे बाहर जाता देख रुक्षित की आंखें छोटी हो गई। उसने आरना का हाथ पकड़ लिया और अपने सामने करते हुए कड़कती हुई आवाज में बोला, कहां जा रही हो? आरना ने उससे पूरी तरीके से झूठ बोलते हुए कहा, हॉस्पिटल, इमरजेंसी केस है। रुक्षित ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, सच बोल रही हो या झूठ? आरना ने उसे घूर कर देखा और बोली, अब क्या पेशेंट के मरने के बाद मेरा हाथ छोड़ेंगे? रुक्षित ने कसकर उसकी बाह को पकड़ लिया और डरावनी आवाज में बोला, अगर मुझसे चालाकी करने की कोशिश की ना महबूबा, तो आई स्वेर तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा ना कि तुम्हारा ये मासूम सा चेहरा भी मुझे रोक नहीं पाएगा। ये कहकर उसने आरना का हाथ छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर आरना बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन वो भी कहां कम थी। उसने मुंह बनाया और सीधा पैलेस के बाहर चली गई। आज उसने फरारी के बजाय रोल्स रॉयस को बाहर निकाला और सीधा एयरपोर्ट के रास्ते चली गई। उसने गाड़ी चलाते हुए गुस्से से कहा, बहुत शौक है ना तुम दोनों को मुझसे बातें छुपाने का, खासकर वो माफिया। अब देखना, 2-4 महीने तक वापस आऊंगी ही नहीं, फिर देखती हूं कैसे रहते हैं मेरे बिना। आर पैलेस, अक्षत का कमरा। अलीशा कमरे में बैठकर पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। अक्षत का कमरा भी बहुत बड़ा था, जो पूरा व्हाइट कलर का था और सीलिंग पर येलो झूमर, हाफ राउंड का बेड, कमरे की बैल्कनी के पास बाथरूम था और उसके साइड में क्लोजेट रूम। रूम में खिड़की दरवाजों पर डार्क ब्लू कलर के पर्दे लगे हुए थे और कमरे को खूबसूरत पेंटिंग्स, शोपीस और फ्लावर वास से डेकोरेट किया गया था। बेड के सामने बड़ा सा टीवी था और बेड के क्राउन के तरफ की वॉल पर अक्षत का बड़ा सा फोटो था, जिसमें वो सी बीच पर खड़े होकर सनसेट देखते हुए गिटार हाथ में लिए था। कुल मिलाकर वो कमरा सलीके से सजाया गया था और उतना ही साफ और खूबसूरत था। अलीशा पूरे कमरे को देख रही थी। उसे वहां एआर के बदन से आने वाली हल्की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जिसे महसूस करके अलीशा के दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था। पर वो आगे कुछ सोचती उससे पहले ही अक्षित ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अक्षित के ऐसे अचानक नजदीक आने से अलीशा एकदम से हड़बड़ा गई। वो अक्षित से छूटने की कोशिश करने लगी, पर अक्षित ने उसे छोड़ा नहीं। अब अलीशा को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने इस शादी के लिए हाँ कहा? अब तो वो पूरी तरीके से फंस चुकी थी। अक्षित उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, कैसा लगा तुम्हें हमारा रूम? अलीशा उसकी बात सुनकर एकदम से उछल गई। उसकी हालत देख अक्षित को बड़ा मजा आ रहा था। उसने अलीशा की कमर में अपने दोनों हाथों का घेरा बना लिया और उसे हल्के से अपनी ओर खींच लिया, जिससे अलीशा एकदम से अक्षित की ओर खींची चली गई। उसने अपने और अक्षित के बीच दूरी रखते हुए अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर रख दिया, ताकि वो अक्षित के और पास न जा सके। लेकिन अक्षित आज पूरे मूड में था उसे परेशान करने के लिए। उसने अलीशा के चेहरे को देखा, जो इस वक्त झुका हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की लालिमा थी। अब ये गुस्से के कारण थी या शर्म के कारण, ये तो उसे ही पता था। अलीशा उसके धड़कते दिल को अच्छे से महसूस कर रही थी। उसे अक्षित की बाहों में वही फीलिंग आ रही थी जो उसे एआर के साथ आई थी। वो फिर से कुछ सोचने लगी, लेकिन जल्द ही अक्षित ने उसके दिमाग में चल रहे सवालों को ब्रेक मार दिया और उसे लेकर बैल्कनी में चला गया। शाम का वक्त था, इसलिए जंगल में हल्का अंधेरा आ गया था। सूरज डूब रहा था और पैलेस के एक साइड लगे अलग अलग कलर के पेड़ों पर उसकी लालिमा पड़ रही थी, जिससे वो नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। अलीशा वो नजारा देखकर एकदम से चहक उठी और अक्षित को देखते हुए बोली, क्या हम वहां जा सकते हैं? अक्षित ने अपना सर हिलाया और बोला, तुम चलोगी? अलीशा ने अपना सर मासूमियत से हिला दिया,
जिसे देख अक्षित उसे लेकर नीचे चला गया। वो अलीशा के सामने किसी मासूम और शांत से लड़के की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे वो ना जाने कितना सीधा आदमी हो। वो दोनों उस बगीचे में चले गए। अलीशा खुश होकर सब कुछ देख रही थी। अक्षित ने उसे देखते हुए कहा, पता है, ये जगह मॉम को बहुत पसंद है। जब भी वो डैड से गुस्सा होती है या फिर सैड होती है, तब वो यहीं आकर बैठ जाती है और डैड उन्हें मनाने के लिए उन्हें यहीं बैठकर सॉन्ग सुनाते हैं। अलीशा उसकी हर बात ध्यान से सुन रही थी। अक्षित उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए सब बातें कह रहा था। उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान थी। थोड़ी देर सबके बारे में बात करने के बाद अलीशा ने उससे ऐसे ही नॉर्मल आवाज में पूछा, वैसे मैंने सुना है कि आपके पापा आरआर के साथ रहते हैं, उनके काफी करीबी हैं। मतलब ये पैलेस उनका है ना? इस पर नाम भी उनका ही था। अलीशा की बात सुनकर अक्षित गहरी मुस्कान के साथ उससे बोला, ये बात तुम पूछ रही हो या मुझे बता रही हो? अक्षित की बात सुनकर अलीशा थोड़ा सा हड़बड़ा गई, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, बस ऐसे ही पूछ लिया। अब मैं भी यही रहूंगी ना, तो कुछ बातें पता हो तो अच्छा है ना? अक्षित ने सर हिलाया और बोला, आर माफिया डॉन, अंडरवर्ल्ड के बादशाह, उनका ही पहले सही है, लेकिन वो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। डैड की शादी के पहले वो यही रहते थे, लेकिन फिर मॉम आ गई और वो डर ना जाए इसलिए उन्होंने यहाँ आना कम कर दिया है। लेकिन वो कभी कभी आ जाते हैं, जब भी डैड से कोई काम हो तब। अक्षित सब बातें ऐसे कह रहा था जैसे वो एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह था। मतलब उसे इन माफिया लोगों के बारे में ज्यादा कुछ पता ही ना हो। वो दोनों बातें कर रहे थे और वहां चहलकदमी कर रहे थे। वहीं ऊपर अपने कमरे में बैठा रुक्षित सिगार के कश लेते हुए आरना का इंतजार कर रहा था, लेकिन ना तो वो फोन उठा रही थी और ना ही किसी भी मैसेज का रिप्लाई दे रही थी। उसका फोन ही बंद था। रुक्षित समझ गया था उसकी बीवी ने जरूर कोई कांड किया है, लेकिन क्या कांड किया है यही बस उसे पता करना था। उसने फौरन उसकी लोकेशन चेक की। चूंकि आरना के मंगलसूत्र और काफी गहनों में लोकेशन ट्रैकर डिवाइस लगे हुए थे, तो भले ही वो फोन बंद कर दे, उसकी लोकेशन रुक्षित को पता चल ही जाती है। आरना की लोकेशन देखते ही और रुक्षित का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने जोर से सिगार को जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाकर बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया बीवी। अब तुम देखना मैं क्या करता हूं। बहुत छूट दे रखी है मैंने तुम्हें, आज तुम्हें लाइन पर लाना ही पड़ेगा। यह कहकर रुक्षित गुस्से से बाहर चला गया। शादी के बंधन में बंधकर एक साथ जिंदगी गुजारने की डगर पर चल पड़े हैं अक्षित और अलीशा। क्या गुल खिलाएंगे ये दोनों मिलकर। वहीं दूसरी तरफ आरना के तो पंगे ही कभी खत्म नहीं होते। क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अक्षित की शादी आरना को बिना बताए यूं अचानक करने पर आरना रुक्षित से बेहद खफा हो गई थी। अक्षित के अनुरोध पर वो शादी में तो शामिल हो गई, लेकिन पैलेस वापस आने के बाद वो हॉस्पिटल जाने का बहाना बनाकर लंदन निकल गई थी। रुक्षित ने जब उसकी लोकेशन चेक की, तब उसे आरना की चालाकी समझ में आई और उसको बहुत गुस्सा आ गया। रुक्षित गुस्से से हेलीकॉप्टर में बैठ गया और जल्दी से उसने उड़ान भर दी। रामू और जैक उसके साथ थे। वहीं दूसरी तरफ आरना लंदन एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो कहीं और जाती कि इससे पहले ही उसे किसी ने उठवा लिया था। आरना बेहोश पड़ी हुई थी। गाड़ी में बैठे आदमियों ने एक दूसरे को देखा और बोले, हम सही तो कर रहे हैं ना, क्योंकि हम कोई मामूली आदमी से भिड़ने नहीं जा रहे हैं। गाड़ी चला रहे आदमी ने तेजी से यू टर्न लिया और सुनसान जगह पर गाड़ी भगाते हुए बोला, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम सिर्फ इसे वहां तक पहुंचाना है जो हमने कर दिया। अगर ये मुंबई में होती तो ये करना इम्पॉसिबल था, पर हमारा लक तो देखो, ये खुद ही यहाँ चली आई। सच कह रहे हो तुम, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है ना। ये कोई मामूली औरत थोड़ी ना है, और वो आरआर कितनी पहुंची हुई चीज है, ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। पता है ना आज से लगभग 26 साल पहले क्या हुआ था।
दूसरा आदमी बोला। गाड़ी चला रहे आदमी ने अपना सर हिलाया और बोला, वो दिन में कैसे भूल सकता हूं। वो आदमी सबकी आंखों में धूल झोंक कर इतना बड़ा हाथ मार के गया था, लेकिन आखिरकार ये लड़की हमारे हाथ लगी गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, उस माफिया को अपने उसूलों के खिलाफ जाना ही पड़ेगा। उसे अब अपने किए हुए वादे को भूलना ही होगा। उस आदमी ने अपना सर हिलाया और चुपचाप बैठ गया। कुछ दूरी पर जाकर उसने गाड़ी रोक दी, जहां बड़ा सा चॉपर खड़ा था। उस आदमी ने आरना को उठाया और ले जाकर चॉपर में डाल दिया। उसके अंदर बैठे आदमी ने गहरी मुस्कान दी और उन्हें वहां से जाने का इशारा किया। वो दोनों वापस अपने रास्ते चले गए। वहीं वो आदमी आरना को देखते हुए कुटिलता से बोला, तुम्हारे कारण मैंने अपने बेटे को खो दिया। अब मैं भी देखता हूं उसे मेरे पास आने से कौन रोकता है। दूसरी तरफ रुक्षित आरना से बहुत गुस्सा था। वो हमेशा उसे बस परेशान ही करती रहती है। उसने उसे मनाने का एक मौका भी नहीं दिया और सीधा लंदन चली गई। रुक्षित अपने फोन में आरना की तस्वीर देखते हुए न जाने कब से बेकरार हुए जा रहा था। उसे बस किसी भी कीमत पर उसकी महबूबा उसके पास चाहिए थी। रामू और जैक भी परेशानी से यहां वहां देखते हुए यही सोच रहे थे कि अचानक आरना को क्या हुआ जो वो ऐसे बिना किसी को बताए चली गई। आर पैलेस। अलीशा और अक्षित वही गार्डन में बेंच पर बैठे हुए थे। अक्षित को उसके सामने नॉर्मल रहने में बहुत चिढ़ हो रही थी, क्योंकि उसने आज तक अलीशा के सामने कभी नॉर्मल बिहेव नहीं किया था और वो अपनी सच्चाई उसे अभी बता नहीं सकता था, क्योंकि अलीशा के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो उसे अभी तक पता नहीं था। अक्षित ने उसे देखते हुए थोड़ा रोमांटिक अंदाज में वहां रखा हुआ गिटार उठाया और उस पर धुन छेड़ दी, जिसे सुन अलीशा उसे देखने लगी। अलीशा बस उसकी आवाज में एकदम से खो गई थी। दरअसल अक्षित की आवाज में भी रुक्षित की आवाज की तरह ही कशिश थी, जो सबके मन को मोहित करने के लिए काफी थी। अलीशा भी दिल थामे उसको सुन रही थी और उसमें कहीं न कहीं AR को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अक्षित उसके दिल का हाल अच्छे से समझ रहा था। उसने अलीशा को देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। अक्षित की हरकत से अलीशा एकदम से उसके सीने से जा लगी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने आप को संभाला और उसके सीने पर हाथ रख दिया। अक्षित ने उसकी कमर में हाथ डाला और गिटार को साइड में रखकर गाते हुए उसके साथ डांस करने लगा। अलीशा उसकी खूबसूरत सी ब्लूइश ब्लैक आंखों में खो सी गई थी और उसके गाने की लय और ताल से ताल मिलाते हुए डांस कर रही थी। अक्षित उसके चेहरे को देखते हुए डांस कर रहा था। वो बहुत खुश था। आखिर उसकी महबूबा उसके पास थी। ये बात अलग थी कि उसकी पहचान से वो कोसों दूर थी, या शायद नहीं। वो इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उसके साथ रहते हुए उसे जान न सके, उसे पहचान न सके। लेकिन वो भी कहां कम था। अक्षित ने उसे गोल घुमाकर पीछे की ओर झुका दिया और एक झटके में अपने पास खींचते हुए उसकी खूबसूरत सी आंखों को बारी बारी चूमने लगा। अक्षित के ऐसे छूने से अलीशा एकदम से सिहर उठी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अक्षित यूं अचानक उसके इतने नजदीक आ जाएगा। अक्षित ने उसके चेहरे पर आते जाते हुए भावों को देखा और कातिल मुस्कान के साथ अपने मन में बोला, बेबी गर्ल, तुम तब तक मुझे जान नहीं पाओगी जब तक मैं नहीं चाहता, लेकिन इतना हल्का फुल्का प्यार तो मुझसे नहीं होगा। मेरे ऊपर तो तुम्हारे प्यार का जुनून चढ़ा है। उसे तो बाहर आने से मैं रोकने नहीं वाला। वो रात और आज की रात तुम्हारे दिलो दिमाग में हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उस रात तुम AR के साथ थी, जिसने अंधेरे में भी तुम्हारे एहसासों को छू लिया था। लेकिन इस बार मैं अपनी खुली आंखों से तुम्हें महसूस करूंगा, और वो भी बिना कुछ किए। तुम सिर्फ मेरी बेबी गर्ल हो और तुमसे दूर जाने का कोई भी रिस्क मैं नहीं लेने वाला। उस रात बस बहक गया था, इस डर से कि कहीं तुम सच में मुझसे दूर ना हो जाओ। लेकिन तेरा बाप सच में कमीना किस्म का आदमी है। उसे तुम्हारे और मेरे बारे में पता लग चुका था, तभी तो उसने कल रात तुम पर हमला करवाया था।
ताकि वो एआर को सामने लाकर आसानी से उसे रास्ते से हटा सके। लेकिन हमने भी बचपन से कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली जो इतनी आसानी से हाथ लग जाते। अब तो मुझे मेरे जीने की वजह मिल गई है और उसे रास्ते से हटाने का भी। अक्षित अलीशा के चेहरे को देखते हुए अपने मन ही मन में बातें किए जा रहा था। अपने ख्यालों में खोया हुआ वो एकदम चुप हो गया था और उसका गाना भी बंद हो गया था। तभी अलीशा ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा और उसके सामने चुटकी बजाई, जिससे अक्षित अपने ख्यालों से वापस लौट आया और उसने उसकी उंगली को अपने होठों से छूते हुए आगे गाना शुरू कर दिया। अक्षित ने उसे गोल घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा दिया और उसके सामने से दोनों हाथों को क्रॉस करके पकड़कर उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठों से शरारत करने लगा था। अलीशा उसके छूने से सिहर रही थी। वो अपने आप में सिमटी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये छुअन उसके लिए अनजान नहीं है, बल्कि ये छुअन उसे एआर की करीबी को महसूस करा रही थी, जिससे अलीशा मदहोश होती जा रही थी। अक्षित ने उसके बालों को एक साइड किया और उसकी गर्दन पर लव बाइट दिया, जिससे अलीशा की आह निकल गई। अक्षित ने अपनी बाहों से उसे आजाद किया और उसकी कमर को पकड़कर उसके होठों के नजदीक जाने लगा। जब उन दोनों के बीच बस 1 इंच का फासला रह गया था, तभी अलीशा ने अपना हाथ बीच में रखते हुए अक्षित को आगे बढ़ने से रोक दिया। अक्षित ने उसे देखा और अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाकर इशारे से ही पूछने लगा। उसका इशारा समझकर अलीशा इधर उधर देखते हुए बोली, मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूं। अक्षित ने अपना सर हिला दिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, चलो कमरे में चलते हैं, रात बहुत हो गई है। अलीशा ने अपना सर हिलाया और उसके साथ जाने लगी। अक्षित उसे लेकर कमरे में आ गया और उसे देखकर बोला, जाओ तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। अलीशा सर हिलाते हुए बाथरूम में चली गई। दूसरी तरफ लंदन, रुक्षित का चॉपर सीधा सिंघानिया विला के बाहर आकर लैंड हो गया। चॉपर की आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ गए, क्योंकि इस टाइम सब घर पर थे। तो बाहर कौन आया होगा, ये देखने के लिए सब बाहर आ गए थे। दादाजी अपनी छड़ी का सहारा लेकर धीमे कदमों से चलकर बाहर आ गए थे। रुक्षित बेहद गुस्से से चॉपर से बाहर निकला। उसे इतने गुस्से में देख सब घबरा गए थे। रुक्षित तेजी से उन सब के पास आ गया और थोड़ा तेज आवाज में बोला, कहाँ है वो? बाहर बुलाइए उसे, आज मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें और किसे बुलाने की बात कर रहे हो तुम? सब तो यही है, और कौन आएगा बाहर? रुक्षित ने गुस्से से उसे देखा और तेज आवाज में बोला, कौन से क्या मतलब है तुम्हारा? आर्ना को बाहर बुलाओ। बहुत मनमानी कर ली उसने, आज उसे मैं बड़े कायदे से सब समझाने वाला हूं। रुक्षित को गुस्से में देख और उसकी बातें सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रुद्र ने हैरान होकर उसे देखा और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? आर्ना तो तुम्हारे साथ है ना मुंबई में, तो तुम उसे यहां क्यों ढूंढ रहे हो? रुक्षित का दिमाग अब पूरा खराब हो चुका था। धीरे धीरे उसका चेहरा काला पड़ता जा रहा था। वो गुस्से के मारे तेज तेज सांसें लेने लगा था। उसकी हालत देख रामू जल्दी से बात को संभालते हुए बोला, अरे उनका मतलब है भाभी दोपहर के बाद से ही घर से निकली थी, ये कहकर कि वो हॉस्पिटल जा रही है, लेकिन भाभी काफी देर होने के बाद भी नहीं आई और अब तो आधी रात बीत चुकी है। बॉस ने लोकेशन से पता किया तो लास्ट लोकेशन लंदन की ही है। अब लंदन में वो कहाँ जाएंगी, यही होंगी ना वो। अब रुद्र को भी कुछ कुछ घबराहट हो रही थी, क्योंकि अगर आर्ना को कुछ हुआ तो ये खूंखार आदमी पूरी दुनिया तबाह कर देगा। और हुआ भी यही। रुक्षित का गुस्सा फूट पड़ा और वो जोर से चीख पड़ा, आर्ना! सब घबराकर 2 कदम पीछे हो गए। रुक्षित ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और चीखते हुए बोला, मुझे वो 10 मिनट के अंदर मेरे पास चाहिए, चाहे जो हो जाए। पूरी जमीन आसमान एक करो, चाहे दुनिया उल्टी घुमाओ, लेकिन मुझे मेरी महबूबा किसी भी हालत में चाहिए। अब रुक्षित की आवाज में बेचैनी, दर्द, तड़प साफ साफ महसूस हो रही थी।
गुस्से के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सब आरना को ढूंढ रहे थे। कुछ ही मिनटों में लंदन में घमासान हो गया था। पूरे लंदन में उथल पुथल मच गई थी। अब तक सुबह हो चुकी थी और आरना का कोई अता पता नहीं लग पाया था। मुंबई, आरआर पैलेस। अक्षित अपने कमरे में सो रहा था कि उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पिटने की आवाज आई, जिसे सुनकर अलीशा और अक्षित दोनों ही उठ गए थे। अक्षित ने आंखें खोली और जाकर दरवाजा खोल दिया, जो नॉन स्टॉप बजे जा रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने हिमेश और जॉनी घबराए हुए खड़े थे। दरवाजा खुलते ही वो दोनों बोल पड़े, भाई, बड़ी माँ कल से गायब है और बड़े पापा ने पूरी दुनिया सर पर उठा ली है। भाई जल्दी चलिए, नहीं तो आज तूफान आना तय है। उन दोनों की बात सुनकर अक्षित एकदम से अपनी जगह पर जड़ हो गया था। हर पल, हर घड़ी चारों तरफ खतरा मंडराता रहता है, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी आरना हमेशा ही बिना किसी बात की परवाह किए बिंदास निकल पड़ती है। और उसके ऐसे एटीट्यूड की वजह से हर बार वो किसी नई मुसीबत के चंगुल में फंस जाती है। आखिर क्यों खत्म नहीं होती आरना की नादानियां? अब फिर एक बार वो किसी खतरनाक दुश्मन के शिकंजे में फंस चुकी है। कैसे बचाएगा रुक्षित इस बार अपनी महबूबा को? जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अक्षित अपने कमरे में सो रहा था कि उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पिटने की आवाज आई, जिसे सुनकर अलीशा और अक्षित दोनों ही उठ गए थे। दरवाजा खुलते ही हिमेश और जॉनी ने आरना के गायब होने की खबर उसे दी। अक्षित ने उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों हेलीकॉप्टर तैयार रखो, मैं अभी आया। अक्षित तेजी से बाथरूम में घुस गया। अलीशा बस देखती रह गई। ये अचानक सब कैसे हो गया? उसने जल्दी से अपना फोन उठा लिया और किसी को मैसेज कर दिया। कुछ ही देर में अक्षित रेडी होकर बाहर आया और जल्दी जल्दी अपना सामान जेब में डालते हुए बोला, मुझे पता नहीं मैं कब वापस आ पाऊंगा, अपना ख्याल रखना। जरूरत पड़े तो अक्षु या फिर मासी या चाची से बात कर लेना, मैं चलता हूं। यह कहकर अक्षित ने अलीशा के माथे को चूम लिया और तेजी से नीचे आ गया, जहां सब परेशान होकर बैठे हुए थे। अक्षित को देखकर सब अपनी जगह से खड़े हो गए। अक्षित आगे जाते हुए रूही से बोला, मासी माँ, उसका ख्याल रखना, हम जल्दी लौट आएंगे। अब अक्षित खुद को शांत रखने में नाकामयाब हो रहा था। उसका गुस्सा उफान मारकर बाहर आ रहा था। वो जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ गया और वो लोग लंदन के लिए रवाना हो गए। इधर अलीशा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे दूसरी साइड से कोई जवाब नहीं आया था। वो जल्दी से बाथरूम में गई और रेडी होकर बाहर आ गई। बाहर सबको देखते ही उसके पैर ठिठक गए। सब परेशानी से बैठे हुए थे। अलीशा भी उनके पास जाकर बैठ गई। लंदन। रुक्षित यहां गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसने सब जगह ढूंढ लिया था, पर उसे आरना का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। अब उसके दिल में अजीब सा वही डर बैठ गया था जो इतने सालों से उसके मन में दबा था, और वो था आरना को खो देने का डर, जो ना जाने कब से उसके जहन में बैठा हुआ था। और आज ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब सच में कहीं आरना को खो ना दे। वो बात जो उसे और आरना को दूर करने के लिए की जा रही थी, जिसके लिए उसने एक बार 1 महीने से ज्यादा की दूरी उससे बना ली थी, वही राज आज चीख चीख कर उसके सामने आ रहा था, जिससे उसने आरना को बचा कर रखा था। आरना की एक गलती ने उस चिंगारी को हवा देकर आग लगा दी है। उसे आरना की चिंता हो रही थी। पता नहीं वो किस हाल में वहां होगी। थाईलैंड। पहाड़ों के बीच स्थित एक बड़ा सा महल, जो पूरा वाइट कलर का था। महल इतना बड़ा था कि दूर से भी देखो तो पूरा आलीशान महल नजर आता था। आसपास घने लंबे पेड़ जो उस महल को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। महल के बाहर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, जो नॉर्मल दिनों से आज कई गुना ज्यादा थी, और सबकी नजरें चारों तरफ थी। आंखों में डर था, लेकिन अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर सब वहां खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे। इसी महल के अंदर एक पुराने बंद पड़े कमरे में एक खटिया लगी हुई थी। उस पुरानी खटिया पर आरना बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसके सामने एक बहुत ज्यादा बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जो 100 साल से ज्यादा की एज का नजर आ रहा था। वो बहुत बूढ़ा था,
पर उसके चेहरे पर तेज वही पुराने वाला था। एक छड़ी का सहारा लिए वो आरना के सामने चेयर पर बैठा हुआ था और आरना के होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ देर के इंतजार के बाद आरना होश में आ गई। आरना ने अपने सर पर हाथ रखा और उसे दबाते हुए बोली, आ, 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 मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? रोक्ष, कहाँ है आप? आरना की बात सुनकर उसके सामने चेयर पर बैठा आदमी थोड़ा गुस्से में बोला, यहां कोई रुक्ष नहीं है, यहां सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं, जो तुझे मारने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, इसलिए तो अभी तक जिंदा हूं। उस आदमी की आवाज गुस्से में बुरी तरह से कांप रही थी। आरना, जो अभी तक अपनी आंखें बंद करके रुक्षित को आवाज लगा रही थी, एक अनजानी डरावनी आवाज सुनकर चौंक गई और उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। सामने बैठे बूढ़े आदमी को देखकर आरना का चेहरा एकदम से डरा हुआ सा हो गया था, क्योंकि वो उसे नहीं जानती थी और इस वक्त उसे अपने सामने देख उसे बहुत अजीब लग रहा था। किसी अनहोनी के डर से अब आरना भी घबरा गई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। उस आदमी ने गुस्से से आरना को देखा और बोला, इतने साल उसने तुझे मुझसे छुपा कर रखा, पर आखिरकार तुम मेरे हाथ लग ही गई। आरना ने हिम्मत करके उन्हें देखा और मासूमियत से बोली, जी आप कौन हैं और मुझे क्यों मारना चाहते हैं, और किसने मुझे छुपा के रखा है? क्या आप डिटेल में सब कुछ बता सकते हैं? ऐसे में मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूं। आरना की मासूमियत देख वो बूढ़ा आदमी एकदम से चकरा गया, फिर जोर जोर से हंसते हुए बोला, ये क्या, उस माफिया ने तो इतनी नाजुक सी कली पाल रखी है, जिसे ना तो अपने पति की असली पहचान पता है और ना ही उससे शादी करने का रीजन। आरना उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ, समझे आप? अच्छा, फिर 26 साल पहले तेरा पति बॉम्ब ब्लास्ट में मर गया था, वो अचानक जिंदा कैसे हो गया? सबसे बड़ी बात, वो इतने दिनों तक था कहाँ? वो नक्शा जो उसने छुपा के रखा है, वो उसके पास कहाँ से आया? तुम्हारे दादाजी ने क्यों उस माफिया से तुम्हारी शादी करवा दी? कभी पूछा है उससे? उस बूढ़े की सांसें तेज हो गई थी और वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था। आरना बस उस बूढ़े को अपनी नीली आंखों से घूर रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। आरना कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। तभी वो आदमी गुस्से से बोल पड़ा, सब तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण। उस आकाश सिंघानिया ने और उस परशुराम ठाकुर ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। तुम्हारे कारण मैंने सब कुछ खोया है और अब मैं तुम्हें मारकर तुमसे सबका बदला लूंगा। जो मैं इतने सालों से नहीं कर पा रहा था, वो मैं अब करूंगा। तुमसे मुझे बेइंतहा नफरत है, समझी तुम लड़की? और हाँ, तुम्हारे मरने से पहले सारे राज से पर्दा उठाकर ही तुम्हें मारूंगा। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। उसके जाते ही गार्ड्स ने दरवाजा लॉक किया और एक पल में पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। बस ऊपर छत की तरफ एक खिड़की थी जिसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। अंधेरा होते ही आरना घबरा गई और अपने आप में सिमट कर बैठ गई। उसने अपने मंगलसूत्र को कसकर पकड़ लिया और अपने मुंह को घुटनों के बीच छुपाते हुए रोने लगी। उसने रोते हुए ही कहा, अब कौन सी ऐसी बात है रुक्ष जो आपने इतने सालों तक मुझसे छुपा कर रखी है, और
वो तो नॉर्मल ही थी, फिर अब ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में जो मुझे ही नहीं पता है। कहाँ है आप? जल्दी यहाँ आइए, मुझे इतने जल्दी नहीं मरना रुक्स। आप ही सब कुछ सच सच बता दीजिए, और कितने राज हैं जो मुझे भी नहीं पता। हे कान्हा जी, और कितने सच मेरे सामने आना बाकी है। जब से इस पापिया के साथ शादी हुई है, बस झटके पर झटके मिल रहे हैं। अगर पहले ही बता देते तो क्या मैं पहले से अकेले निकलती? क्यों मैं इन सब झमेलों में पड़ती हूँ? और वो बूढ़ा कहाँ फंसा कर गया है मुझे? एक खिड़की नहीं है यहाँ, और जो है वो रोशनदान है। अब इतने ऊपर कैसे पहुंचूंगी? इतनी हाइट भी नहीं है मेरी। आरना वहां बैठकर कमरे से बाहर निकलने का रास्ता देख रही थी, पर वहां ऐसा कुछ भी नहीं था कि आरना वहां से बाहर जा सके। दूसरी तरफ रुक्षित लंदन में बने अपने बंगले में तमतमाता हुआ बैठा था। उसके सामने आकाश सिंघानिया और रुक्षित के दादाजी बैठे हुए थे, और अक्षित भी वही गुस्से में बैठा हुआ था, क्योंकि रुक्षित ने उसे कहीं पर भी जाने से मना कर दिया था। आकाश सिंघानिया अपना सर झुकाकर बैठे हुए थे। रुक्षित ने उन्हें देखते हुए गुस्से से कहा, अब आप अपना मुंह खोलेंगे या फिर मैं कुछ करूं? आरना के दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, जब आरना का जन्म हुआ था तभी वो हादसा हो गया था, या यूं कह लो माफिया वॉर चल रही थी, और जहां आरना का जन्म हुआ था वहां तुम्हारी असली दादी भी मौजूद थी। आरना को बचाने के चक्कर में वो खुद उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वहां सिर्फ आरना ही नहीं, अवनी के साथ ड्रैगना भी थी, और आरना के साथ अवनी को वो ही वहां से लेकर गई थी, और ये सब उसने देखा था, लेकिन गलत नजरिए से। और इसके आगे क्या हुआ था वो तो तुम्हें सब पता है। रुक्षित ने उनके बाद अपने दद्दू की तरफ रुख किया। गुस्सा तो उसके सर कब का चढ़ चुका था, पर वो अपनी महबूबा की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। उसका एक भी गलत कदम उसे तबाह कर सकता था, क्योंकि उसकी धड़कनें और सांसें तो आरना में बसी हुई थी, और अगर उसे कुछ हुआ तो आर तो ऐसे ही तबाह हो जाएगा। दद्दू ने उसे बिना देखे ही कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि आरना को कुछ ना हो, और आगे का सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन इन सब के बीच तुम ये नहीं भूल सकते कि अगर तुम भी चले गए तो तुम अक्षित को यहां से लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने जुबान दी है जिससे तुम मुकर नहीं सकते। रुक्षित ने सबको एक नजर देखा और अपनी जगह से उठ गया। अब वो पूरा अपने असल माफिया वाले रोल में आ गया था, अपनी महबूबा को वापस लाने के लिए और एक राज से पर्दा उठाने के लिए, जो उसका सबसे ज्यादा काला सच था, वो सच जिससे वो हमेशा ही भागता चला आ रहा था। अक्षित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहां हो क्या रहा है, लेकिन आगे जो होने वाला था उससे वो पूरा हिल जाने वाला था। सिर्फ वही नहीं, अब तो सिंघानिया विला के साथ साथ आर पैलेस भी हिलने वाला था। रुक्षित तेजी से बंगले के बाहर आ गया। उसके साथ अक्षित भी था। रामू और जैक जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ गए और वो सब वहां से चले गए। रुक्षित अंदर सीट पर बैठा अपनी आंखें बंद करते हुए खुद के मन में बोला, जिस काले अतीत से 30 साल तक भागता रहा वो आज फिर से मेरे सामने आ गया। 26 साल पहले तो वहां से मैं भाग आया था, लेकिन इस बार इस सच से भाग नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस बार उनके हाथ मेरी कमजोरी लग चुकी है, जो शायद मेरा सच जानकर। रुक्षित ने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। आगे जो होगा उसके बारे में वो कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। वो बस सही सलामत अपनी महबूबा को अपने पास वापस लाना चाहता था, किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर। रामू और जैक उसके चेहरे को देख रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था इस वक्त वो किस हालत से गुजर रहा है।
वहीं अक्षित, हिमेश और जॉनी बस चुपचाप सब समझने की कोशिश कर रहे थे। अक्षित को जब सहन नहीं हुआ तो वो रुक्षित को देखते हुए थोड़ा तेज आवाज में बोला, डैड, ये सब क्या है? और मॉम कहाँ है? ये सब क्या चल रहा है? आप इतने शांत क्यों हैं? किस राज की बात हो रही है यहाँ? आप कुछ बताएंगे? जो रुक्षित अब तक शांति से बैठा हुआ था, वो जोर से चीख पड़ा, वही राज जिस कारण इतने सालों तक छुपाई मैंने अपनी पहचान। क्या है वो राज जो जुड़ा है आरना से? जो 26 साल पहले हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट, जो थी आरना और रुक्षित की जुदाई की वजह? क्या सामने लाएगा रुक्षित अपनी पहचान छुपाने का वो राज, या फिर वही दफन हो जाएगा ये राज जहां से हुई थी इसकी शुरुआत? जानने के लिए बने रहिए इस रोमांचक कहानी के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अक्षित की मां आरना गायब थी। सबके मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी। रुक्षित काफी गुस्से और टेंशन में डूबा हुआ था। ये सब देखकर अक्षित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसने इस सब के पीछे छिपे हुए राज को जानने के लिए जब सवाल किया तो रुक्षित, जो अब तक शांति से बैठा हुआ था, वो जोर से चीख पड़ा, वही राज जिस कारण इतने सालों तक छुपाई मैंने अपनी पहचान। रुक्षित की बात सुनकर अक्षित उसे देखने लगा। वहीं रुक्षित ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नहीं बतानी थी किसी को अपनी पहचान, जिसके चलते न जाने क्या कुछ हुआ था। अक्षित जानने के लिए आतुर था कि ऐसा क्या राज है जो उसे भी नहीं पता है। वो रुक्षित के बोलने का इंतजार कर रहा था, पर रुक्षित ने जैसे अपने मुंह पर ताला लगा दिया था। वो फिर से चुप्पी साधे बैठ गया था। उसके अंदर इस वक्त इतना तूफान मचा हुआ था जिसे सिर्फ वही जानता था, और इस तूफान को सिर्फ एक ही लड़की शांत कर सकती थी, और वो थी उसकी महबूबा। उसका सुकून, उसकी धड़कनें, बस वही ये सब कर सकती थी। अक्षित ने देखा रुक्षित कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये देखकर वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि इससे पहले ही रामू बोल पड़ा, चैम, अभी नहीं, कुछ घंटे रुक जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। रामू की बात सुनकर अक्षित अपने गुस्से का घूंट पीकर रह गया था। कुछ घंटे बाद रुक्षित का हेलीकॉप्टर थाईलैंड के उस आलीशान महल के बाहर रुक गया, जिसकी आवाज से सब एकदम सतर्क हो गए। रुक्षित वही अपनी आरआर माफिया डॉन के रूप में सबके सामने खड़ा था। वो सारे गार्ड्स अपने मार्शल आर्ट अटैक के स्टाइल में खड़े हो गए थे। आरआर ने सबको इग्नोर किया और अंदर जाने लगा। ये देख सबने उसे रोक लिया। उनकी इस हरकत से आरआर ने गुस्से से किसी खूंखार भेड़िए की तरह अपनी गर्दन को हिलाते हुए और अपनी गर्दन को हाथ से मसलते हुए उन्हें देखा। इस वक्त आरआर के चेहरे पर सिर्फ एक मास्क था। उसकी काली गहरी आंखें उस मास्क के अंदर इस वक्त भयंकर लाल नजर आ रही थी। वो सबको अपनी डरावनी नजरों से देख रहा था, जिसे देख सब डर से 2 कदम पीछे हो गए। तभी उन सब के कानों में उनके राजा की आवाज आई, तो आखिरकार तुम आ ही गए। आरआर ने गुस्से से उस आदमी को देखा और जुनून और दीवानगी से बोला, जहां जहां मेरी महबूबा है, वहां ये आरआर कटी पतंग की तरह लहराते हुए आ ही जाता है, क्योंकि इस आरआर की सांसें और धड़कनें उसकी महबूबा की वजह से ही चलती है। अगर उसे कुछ हुआ तो ये आरआर खुद अपने वजूद को ही मिटा देगा। आरआर की बात सुनकर वो राजा हंसते हुए बोला, लेकिन तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो, उसने तो 1 घंटे पहले ही अपनी सांसें रोक दी हैं। बेचारी को कितना कुछ बताना था। जिस आरआर से वो इतनी मोहब्बत करती है, असल में उसकी सच्चाई क्या है? पर अफसोस, वो इतना टॉर्चर सहन नहीं कर पाई और भगवान के पास चली गई। उसे अपने हाथों से मारने की बड़ी तमन्ना थी मेरी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं।
उस आदमी की बात सुनकर अक्षित भागते हुए उस राजा की तरफ चला गया और उसके मुंह पर जोरदार पंच मार दिया। उसने गुस्से से बौखलाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को तकलीफ पहुंचाने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बोटी बोटी काटकर अपने बीच को खिला दूंगा। अक्षित का गुस्सा देख वो आदमी लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे चला गया। सब लोग अचानक हुई इस घटना को देखने में खोए हुए थे कि तब तक रुक्षित वहां से गायब हो चुका था। उसे वहां कहीं पर भी ना देखकर सब घबरा गए। रुक्षित ने पूरे महल पर एक सरसरी निगाह डाली और अपने फोन के लोकेशन को ट्रेस करते हुए उस रूम तक पहुंच गया जहां आरना को रखा गया था। रुक्षित ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और उस बड़े से ताले को बंदूक से फोड़ दिया। बंदूक की आवाज सुनकर अंदर बैठी आरना तड़प उठी। वो जल्दी से भागते हुए दरवाजे के पास आ गई और रुक्षित ने दरवाजा खोलते हुए आरना से कहा, बीवी पीछे हट जाओ। रुक्षित की आवाज जैसे ही आरना के कान में पड़ी उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंगारे की तरह धधकते हुए दिल को मानो किसी ने फूलों के बीच लाकर रख दिया। रुक्षित जल्दी से अंदर आ गया। आरना ने जैसे ही उसे देखा वो जल्दी से भागते हुए उसके पास आ गई। रुक्षित ने उसके माथे को चूम लिया और कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। आरना उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर आज रुक्षित ने उसे रोका नहीं था, क्योंकि वो आरना के मन में बैठे उस डर को निकालना चाहता था। लेकिन जब 5 मिनट बाद भी आरना रुकी नहीं तो रुक्षित ने उसे कसकर पकड़ लिया और थोड़े गुस्से में बोला, बीवी चुप हो जाओ। रुक्षित की बात सुनकर आरना रुक्षित से चिपक गई। रुक्षित ने अपने एक हाथ से उसे अपने साइड में गोद में उठा लिया। आरना ने सिकुड़कर अपना मुंह रुक्षित की गर्दन में छुपा लिया। आरना इस कदर डरी हुई थी कि वो रुक्षित से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे कोई बंदर का बच्चा अपनी मां से चिपकता है। रुक्षित ने उसे ठीक से पकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुम घर चलो, आज तुम्हारी कायदे से खबर ली जाएगी। आरना की नजरें झुकी हुई थी। रुक्षित की बात सुनकर उसने धीरे से मुंह बनाकर अपना सर ऊपर उठाया और गाल फुलाकर अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, पहले यहां से तो लेकर चलिए, नाराज तो मैं हूं आपसे और इस बार मैं पिघलने वाली नहीं हूं। अपनी महबूबा की ऐसी कातिलाना अदा देखकर रुक्षित का दिल जोरों से धड़क उठा और रुक्षित ने उसे घुमाकर दीवार से टिका दिया और बिना एक पल गवाए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। खतरों से जूझने के बाद ये कुछ पल मिलन के थे और भावों का उफान था, जिसे महसूस करके आरना की आंखों से आंसू की एक बूंद बहकर उसके गाल पर लुढ़क गई। तभी वहां बहुत सारे आदमी आ गए जो कि रुक्षित के ही गार्ड्स थे, जिसे देख रुक्षित और आरना संभल गए। रुक्षित ने उनको देखने के बाद आरना को देखते हुए पूछा, तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना उन लोगों ने? आरना ने अपनी गर्दन ना में हिला दी और उसे देखने लगी। रुक्षित उसे लेकर बाहर आ गया, जहां इस वक्त रामू और जैक अक्षित को पकड़कर खड़े थे। रुक्षित जाकर उनके पास खड़ा हो गया। आरना अभी भी उससे चिपकी हुई थी। रुक्षित ने अपने सामने खड़े राजा को देखा और डेविल स्माइल देते हुए बोला, आपकी एक गलती ने आज आपको बर्बाद कर दिया। राजा को कुछ समझ नहीं आया कि रुक्षित क्या बोल रहा है। उसने नासमझी से उसे देखा तो रुक्षित बोल पड़ा, आपने ये सब इसलिए किया ना ताकि मैं यहां आ सकूं, लेकिन आपको मुझे इस कदर उकसाना नहीं चाहिए था। आज तक आप इस जगह पर राज करते आ रहे थे, लेकिन अफसोस अब से थाईलैंड पर भी मेरा राज हो गया है। रुक्षित की बात सुनकर उस राजा को हार्ट अटैक आ गया और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। रुक्षित ने कसकर अपनी आंखें बंद की और तेजी से वहां से चला गया। पूरी जगह सन्नाटा पसर गया। वहां पर खड़े सभी गार्ड्स अपने घुटनों पर बैठ गए और सबको ऐसा लगा जैसे पूरे थाईलैंड पर बहुत बड़ा तूफान आकर गुजर गया। आरआर के लोगों ने वहां अपना कब्जा जमा लिया था और चारों तरफ की व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया था। आरना ने रुक्षित की तरफ देखा पर वो कुछ बोली नहीं। उसे सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। वहां सब कुछ सेटल करने के बाद सब वहां से लंदन में रुक्षित के विला में आ गए थे, जहां इस वक्त पूरी सिंघानिया फैमिली और रूही से लेकर अक्षता, अलीशा सब वहां मौजूद थे। आरना को सही सलामत देखकर सब ने चैन की सांस ली,
लेकिन रुक्षित बहुत बेचैन था। लेकिन आरना ने आते ही अपने सवालों की झड़ियां लगा दी। आरना ने दादाजी से पूछा, ये सब क्या है दादू? कोई कुछ बोलेगा? शादी के इतने साल बाद भी मुझसे ये बात छुपी हुई थी। मुझे सब सुनना है, जानना है ऐसा क्या हो गया था कि वे लोग मुझे मारने पर तुले हुए थे। हर बार रुक्ष आकर मुझे बचा लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं हर बार बच ही जाऊंगी। आरना की बात सुनकर रुक्षित ने गुस्से से उसे देखा और बोला, अपनी जुबान को लगाम दो आरना। अगर तुमसे ये बात छुपाई है तो इसके पीछे कुछ कारण है और तुम्हें इन मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इन सबको हैंडल करने के लिए अभी मैं जिंदा हूं और वो तुम्हें यहां से उठाकर लेकर गए क्योंकि तुम बहुत होशियार बनकर मुंबई से अकेली लंदन आ गई थी, और वो भी बिना किसी को खबर किए। तुम्हें क्या लगा ऐसे चिल्लाकर सवाल करके मुझे भटका दोगी और मैं ये बात भूल जाऊंगा? तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है आजकल। किससे पूछकर यहां आ गई थी तुम? हाँ? आज आरना बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने बिना रुक्षित के सवाल का कोई भी जवाब दिए फिर से दादाजी को देखते हुए कहा, कोई मुझे कुछ बताएगा या नहीं? सबने रुक्षित को देखा जो गुस्से से आरना को देख रहा था। उसने कसकर उसकी बाह को पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, धमकी दे रही हो? बहुत जबान चलने लगी है। नहीं बताना कुछ भी मुझे, समझे तुम? नहीं बताना मुझे। आरना ने गुस्से से रुक्षित से अपनी बाह को छुड़ा लिया और उससे दूर होते हुए चिल्लाकर बोली, हाँ हाँ, मुझे क्यों बताएंगे आप? मैं होती कौन हूं आपकी? आज तक मुझसे बस सारी बातें छुपाते ही आए हैं आप सब लोग। किसी ने भी मेरे मासूम से दिल के बारे में नहीं सोचा। पहले तो इन माफिया को मेरी अच्छी खासी लाइफ में लाकर अचानक से पटक दिया, और वो भी बिना ये बताए कि ये है कौन। फिर मुझे बिना किसी गलती के इतना सब कुछ सहने पर मजबूर किया, और जब मैंने आरआर माफिया के रूप में इन्हें अपना लिया तब अचानक ही मुझे छोड़कर गायब हो गए। आरना रोते हुए बस लगातार बोले जा रही थी। उसने एक नजर भी रुक्षित को नहीं देखा। फिर अक्षित की तरफ देखते हुए बोली, अब ये भी अपने बाप की तरह मुझसे सब कुछ छुपाने लगा है। वो वहां अक्षु, वो भी अपने बाप की तरह सब कुछ छुपाए बैठी है। किसी को मेरी कोई कीमत नहीं है। बस मुझे एक कठपुतली बनाकर रख दिया है। जिसे जरूरत होती है मेरे इमोशंस के साथ खेलता है, फिर एक एक करके सब राज मेरी झोली में आकर गिर जाते हैं। अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ फीलिंग्स है। अगर किसी को मुझे कुछ नहीं बताना ना, फाइन, मत बताइए। अब मैं भी पूछूंगी नहीं, कभी नहीं। आरना ने वरुण जी को देखा और बोली, पापा मुझे घर जाना है, क्या आप मुझे लेकर चलेंगे या फिर मैं कहीं और चली जाऊं? वरुण जी ने उसे सीने से लगाया और प्यार से बोले, अरे ना मेरी लाडो, चुप हो जा, ऐसे रोते नहीं, देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आरना उनके सीने से लगकर रो रही थी। रुक्षित ने गुस्से से उसे देखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? तुम कहीं नहीं जाओगी। और क्या सच जानना है तुम्हें? वो सच जो मेरे लिए मौत के बराबर है। क्यों चाहती हो मुझे टूटता हुआ देखना? ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा माफिया इस कदर टूट जाए कि वो अपने इस दुनिया में होने के वजूद पर भी अफसोस करे, तो ठीक है, मैं भी आज तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूं आरना। सब सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपना चेहरा ही नहीं, अपनी पहचान छुपाकर जी रहा हूं। तुम और तुम्हारी फैमिली को छोड़कर आज तक कोई ये राज जान नहीं पाया था कि रुक्षित ठाकुर कौन है और आरआर कौन है, कहां से आया है। यहां तक कि अंडरवर्ल्ड में भी किसी को पता नहीं था। उस इंसान को भी नहीं जिसने मेरे पीछे इतने सारे आदमी लगाए थे सिर्फ मुझे मारने के लिए। और वो आदमी अंडरवर्ल्ड का पुराना बादशाह था, जिसके पास अगले अंडरवर्ल्ड के बादशाह को उसके तख्त पर बैठाने का हक था। वहां खड़ा हर एक इंसान रुक्षित की बात ध्यान से सुन रहा था, पर वहां कोई ऐसा इंसान भी मौजूद था जिसे यह जानकर बड़ा सा झटका लगा था कि रुक्षित ही आरआर है। खुलने वाले हैं आरआर की शख्सियत से जुड़े हुए राज। खुलने वाली है बहुत से रहस्यों की अनदेखी पर्दे। जुड़े रहिए इस रोमांचक कहानी से। जानने के लिए सारे राज सुनिए अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
आरना सही सलामत वापस लंदन लौट आई थी और अब वो बहुत गुस्से में थी। वो उससे सारे राज छुपाए जाने को लेकर खफा थी और नाराज होकर सवाल पर सवाल किए जा रही थी। उसकी बातों से परेशान होकर आखिरकार रुखसित ने अपना मुंह खोल दिया था। सब लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी लोगों में अलीशा भी शामिल थी, जो कि बस मुंह खोले सब देख सुन रही थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रुखसित ठाकुर ही आर है, जिसके पीछे पूरी दुनिया है। वो खुद आर का खास आदमी बनकर घूम रहा है। अचानक उसकी नजर अक्षित पर चली गई और वो सोचने लगी कि अगर अक्षित ही आर का बेटा है तो क्या वो भी एआर को जानता है। अलीशा के दिमाग में इस वक्त न जाने कितनी ही बातें घूम रही थी। वहां खड़े अक्षित को अलीशा के दिमाग में उमड़ घुमड़ रही बातें अच्छे तरीके से पता थी, पर उसे अलीशा पर इतना भरोसा तो शायद था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। इसीलिए वो निश्चिंत होकर वहां खड़ा था, पर उसके जहन में भी ये बात घूम रही थी कि अब रुखसित उन्हें क्या बताने जा रहा है। वो बस टकटकी लगाए उसे देख रहा था। वहां खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। आखिरकार वहां अब ऐसा कौन सा तूफान आने वाला है जिसके लिए रुखसित अपने वजूद की बात कर रहा है। आरना अभी भी रुखसित से मुंह फेर कर खड़ी थी। ये देख रुखसित ने अपने दादाजी को देखा और उन्हें इशारा किया। दद्दू ने अपना दिल थाम लिया और बड़े मुश्किल से बोले, आज से लगभग 60 साल पहले, जब रुखसित का जन्म भी नहीं हुआ था, तब मैं और मेरा परिवार गांव में रहते थे। सब खुश थे और मेरा एक भाई था, मुझसे बड़ा, मुकुंद ठाकुर। बहुत प्यार करता था मैं उससे। वो शहर में पढ़ता था। उसकी बीवी और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थी। वो वही सेटल हो गया था और साल 2 साल में वो हमेशा मिलने आता था। मैं और आकाश, हम दोनों दोस्त थे। हम भी मिलते रहते थे। आकाश लंदन में रहता था और अपने बिजनेस राइवल्स के चलते लगातार लॉस में जा रहा था, लेकिन वरुण ने सब कुछ संभाल लिया था। एक दिन आकाश के ऊपर हमला हुआ और वो जहां छिपा था वो एक जंगल का इलाका था। वहां पर उसकी मुलाकात ड्रैगना से हुई थी और उसने आकाश की जान बचाने में मदद की, लेकिन बदले में उसने अवनी को आकाश को सौंप दिया। फिर वो कहाँ गायब हो गई ये किसी को भी पता नहीं चल पाया था। आकाश ड्रैगना की अमानत अवनी को किस हक से अपने घर में रखे, इसी उधेड़बुन में था। इसलिए उसने अवनी की शादी वरुण से कर दी और सब ठीक चलने लगा। लेकिन अवनी कौन थी ये किसी को पता नहीं था। सब सही चल रहा था, लेकिन हमें इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि हमारे देश के कुछ नेता और दमदार लोग आतंकवादियों से मिले हुए थे और उनमें मेरा भाई मुकुंद ठाकुर भी शामिल था। उन लोगों से जुड़ने के बाद वो थाईलैंड में रहने लगा था। हम अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, इसलिए हमें जल्द ही सब कुछ पता चल गया था। वो बहुत से गैर कानूनी धंधे, लड़कियों की डीलिंग, ड्रग्स से लेकर जानवरों को मारने का काम करते थे। सब कुछ इस हद तक बढ़ चुका था कि सबको रोकना नामुमकिन था। मैंने और आकाश ने मिलकर बहुत कोशिश की कि मुकुंद को रोक सके, पर जब अंडरवर्ल्ड का बादशाह भी उसके इस गुनाह में शामिल था, तब तो सब कुछ रोकना नामुमकिन हो रहा था। हमें रोकने के लिए हम पर बहुत सारे हमले हुए, लेकिन हमने हार नहीं मानी थी। लगभग 2 साल बाद हमें खबर मिली कि मेरे भाई मुकुंद ठाकुर के बेटे मिलिंद ठाकुर का बेटा हुआ है। हमें बहुत खुशी हुई, इसीलिए मैं और आकाश उसे मिलने गए और हमने देखा कि मिलिंद का बच्चा बहुत प्यारा था। उसके मुंह में हम खिंचते चले जा रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे ही आतंक बढ़ रहा था और हमें खबर मिली कि मुकुंद हमारे देश पर कब्जा करना चाहता है और अपना राज कायम करना चाहता है। इसीलिए हम भी सब तैयारी कर चुके थे। उसके 3 साल बाद हमारी प्यारी सी बच्ची आरना इस दुनिया में आई, लेकिन वो वक्त माफिया वॉर का चल रहा था।
अवनी भी इन सब में शामिल थी और उस वक्त हम थाईलैंड के जंगल में थे जहां यह जंग छिड़ी हुई थी। अवनी उस समय इस हालत में नहीं थी कि वो खुद की और अपनी बच्ची की रक्षा कर सके। इसीलिए उसे बचाने के लिए मुकुंद की बीवी आगे आई और अवनी को बचाने के दौरान उसकी मौत हो गई। ड्रैगना, जो इतने सालों से न जाने कहां गायब थी, वो उस वक्त वहां अचानक न जाने कहां से आई और आरना और अवनी को लेकर चली गई। मुकुंद ने जब अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा तो वो गुस्से से बौखला गया। उसने अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार अवनी, आरना और ड्रैगना को माना और वो इनके पीछे पड़ गया था। लेकिन ड्रैगना तब तक भाग चुकी थी और मुकुंद ने इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया था। इस वॉर में बहुत कुछ हो गया था। सिर्फ मुकुंद ही नहीं, मिलिंद की भी बीवी मर चुकी थी। उसके बाद कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन तभी मुझे इस बात की खबर लगी कि मिलिंद और मुकुंद अपने बदले की आग में मिलिंद के बच्चे को घसीट रहे हैं और वो बच्चा कोई और नहीं, रुक्षित था। वो लोग रुक्षित को अपना जैसा ही बनाना चाहते थे। तब मैंने और आकाश ने पूरी तरह से एक सॉलिड प्लान बनाया और रुक्षित को थाईलैंड से सीधा मेरे गांव लेकर चले आए। कुछ दिन बाद ही उन सबको यह खबर मिल चुकी थी कि रुक्षित मेरे पास है। इसलिए मैंने और आकाश ने उसे जंगल में छुपा दिया और उनकी पहुंच से दूर कर दिया। उसके बाद उसे धीरे धीरे हमने सब बताया और उसके मन में देशभक्ति के बीज बोकर उसे अपने देश के हित के लिए खड़ा किया। उसे उसके ही पिता और दादाजी के खिलाफ किया, सिर्फ इसी लालच में कि हमारा देश सलामत रहे। कुछ साल शांति से गुजर गए थे, इसलिए मैं उसे अपने गांव में लेकर आया, जहां इसकी मुलाकात रामू और जैक से हुई। वो उन दोनों के साथ घुल मिल चुका था और वहां से उनके साथ ही स्कूल जाता था। हम सब की आंखों का तारा बन गया था वो। फिर एक दिन पता नहीं इन्हें क्या हुआ और ये रामू और जैक स्कूल से आने के बाद 2 दिनों तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आए। फिर 2 दिन बाद रुक्षित मुझसे आकर बोला, दद्दू, मुझे यहां से दूर जाना है और इतना ताकतवर आदमी बनना है जिससे दुनिया मेरे सामने घुटने टेक दे। उसकी इस बात को मैं समझ नहीं पाया था, इसीलिए मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा और एक ऐसी जगह इसे भेजा जहां जंगली आदिवासी रहते थे और वहां कठिन परिस्थितियों में जीने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसने वहां रहकर वो सब सीख लिया जो इसे करना था और वहां भी जैक और रामू इसके साथ थे। इतना कहकर दद्दू ने गहरी सांस ली और चुप हो गए। उसके बाद रुक्षित ने अपना मुंह फेर लिया और बोलने लगा, उस दिन जब स्कूल के बाद हम तीनों घर वापस आ रहे थे, हमने देखा कि कुछ लोग 2 लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे और वो लड़कियां ज्यादा बड़ी नहीं थी और उनके साथ हो क्या रहा है ये भी हम तीनों को पता नहीं था। लेकिन जब हमने वो सब देखा, हमारा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि वो दोनों लड़कियां तड़प तड़प कर मर चुकी थी। हम तीनों इस गिल्ट में थे कि शायद हम कुछ कर पाते तो उन लड़कियों के साथ वो सब कुछ ना होता। उस घटना ने हमें हिला कर रख दिया था और 2 दिन मैंने इसी सोच में गुजारे कि ऐसा क्या करूं कि लोग मुझसे खौफ खाएं और वैसी दरिंदगी को मैं रोक सकूं। लेकिन इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा मेरे सर पर एक कलंक भी लगा हुआ था कि मैं एक आतंकवादी का बेटा हूं और वो भी इसी तरह की दरिंदगी में शामिल है। मुझे खुद पर इस कदर गुस्सा आ रहा था कि मैं गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। इसलिए मैंने इस बारे में दद्दू से बात की थी। मुझे हर दिन बस इसी बात का दुख था कि मैं एक आतंकवादी का बेटा हूं। यह देश मेरा होकर भी मेरा नहीं है। हमें हर रोज ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता था कि आज ये लड़की गायब है तो कल दूसरी, किसी का रेप हो रहा है तो कोई ड्रग्स के नशे में खुद को खत्म कर रहा है, जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट। कुछ सही नहीं चल रहा था। जब मैंने खुद को इन सब के विरुद्ध तैयार किया तो दद्दू और दादू मुझे अंडरवर्ल्ड के बादशाह के पास लेकर गए। लेकिन अंधेरे के कारण
ना वो मुझे देख पा रहा था और ना ही मैं उसे। उसने मुझे देखते ही बस एक ही बात कही थी, तुम भी हमारी तरह आतंकवादी हो और तुम्हारा मकसद आज से एक ही है, और वो है देश को हासिल करना और उस पर थाई लोगों की मोहर लगाना। तब हम समझ गए कि वो भी हमारे देश का विरोधी है, और उस दिन के बाद से जैक, रामू, मैंने, दद्दू और दादू ने मिलकर फैसला किया और मेरी पहचान छुपाकर अपना मकसद तय किया। और वो मकसद था देश को इन सब से बचाना और खुद अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनना, जिससे कोई भी हमारे देश पर बुरी नजर ना डाल सके और दुनिया में मेरा खौफ हो और हमारा दुनिया पर राज हो। मैंने मेरा वजूद, मेरी पहचान छुपाई और इसके पीछे मैं इस कदर खो गया था कि मैं जीना ही भूल गया था, जिसे देख दादू और दद्दू ने मुझे मेरी जिंदगी आरना से मिलवाया। सब ठीक था, लेकिन मुकुंद ठाकुर और मिलिंद ठाकुर मुझे ढूंढने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन मैं आरआर के रूप में उनकी हर कोशिश नाकाम कर रहा था। फिर उन्हें आरना के बारे में पता चला। तब उन लोगों ने आरना का सहारा लेकर मुझे बर्बाद करके उनकी तरफ करने की पूरी कोशिश की, और इसके बाद वो तुम्हें भी मारना चाहते थे। लेकिन जब तुमने भी उनका प्लान फेल किया, तब वो एकदम बौखला गए और तुम्हें मोहरा बनाकर अपने नापाक इरादों को पूरा करना चाहा। आरना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए तुम्हें अकेला कहीं जाने नहीं देता था। लेकिन मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता थी कि मुकुंद ठाकुर और मिलिंद ठाकुर मुझे कभी मारेंगे नहीं, क्योंकि मैं खून तो उनका ही था ना, भले ही मुझे उनसे हद से ज्यादा नफरत है। मैंने अपना नाम और पहचान दोनों दुनिया से छुपाई, क्योंकि अगर मैं अपनी असली पहचान दुनिया को बताता तो मैं सही होकर भी बुरा ही कहलाता, क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुआ था वो आतंकवादियों का बसेरा था। रुक्षित की बात सब खामोशी से सुन रहे थे। उस इंसान ने बस इसीलिए ये सब किया क्योंकि वो अपने देश को बचाना चाहता था, जिसके लिए वो अपने ही बाप से मुंह मोड़ कर आ गया था। सब सुनकर आरना बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस मुंह से वो रुक्षित से कुछ कहे। उस इंसान के दिल में इतना कुछ था, लेकिन उसने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया। आरना ने पीछे पलटकर रुक्षित को देखा, जो ये सब कहकर तेजी से अपने कमरे की तरफ जा रहा था। ये देख आरना रोते हुए जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, ये मैंने क्या कर दिया कृष्णा जी, ये मैंने क्या कर दिया। जिस इंसान ने बिना कुछ कहे मुझे इतना प्यार दिया, उसे मैं कभी समझ ही नहीं पाई। इतना दर्द सीने में दबाकर ये इंसान मुझे फूलों की तरह महफूज रख रहा था, बस इस डर से कि कहीं वो मुझे खो ना दे, और मैंने ये क्या कर दिया। रूही आरना के पास बैठ गई और उसे शांत कराते हुए बोली, चुप हो जा आरू और जीजू के पास जा, उन्हें तेरी जरूरत है। आरना ने उसे देखा और भागते हुए कमरे में चली गई। दादू और दद्दू ने एक दूसरे को देखा और बोले, ये रुक्षित आधा सच ही क्यों बोलकर गया। दादू ने अपने कंधे उचका दिए। वही अलीशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके खिलाफ वो जा रही थी वो आदमी इतना सही था। अक्षित ने उसे देखा और उसे वहां से दूसरी साइड लेकर चला गया। ऊपर कमरे के बाहर बने स्विमिंग पूल में रुक्षित आंखें बंद करके लेटा हुआ था। आरना ने उसे देखा और भागकर उसके पास चली गई, लेकिन वो उसके पास जाती इससे पहले ही रुक्षित ने ऐसा कुछ बोला कि आरना के कदम वही ठिठक गए। उफ, कितना दर्द भरा हुआ था रुक्षित के अतीत और उसके सीने में। देश की खातिर न केवल घर बार छोड़ दिया, बल्कि खुद को फौलाद बना लिया। क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ
पॉकेट एफएम पर।